Hello, welcome to my YouTube channel that is RD Nursing Career. Myself Ronit Das working as a nurse कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर में जहां से इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांसेस है नॉर्सेट 7 या आरआरबी का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का सेशन का फर्स्ट एमसीक्यू है A 30 years old male patient with 1.5 centimeter nodules in the right side of thyroid. No neck node are seen on the USG. Biopsy shows medullary carcinoma. What is the management for this patient? अभी एक 30 years male patient आया है हॉस्पिटल में with मतलब उसको क्या है 1.5 सेंटीमीटर नोडल से कहाँ पे राइट साइड ऑफ थायराइड। यूएसजी में नो नेक नोड आर सीन ऑन द यूएसजी। बायोप्सी में उसको क्या आया है मेडुलरी कार्सिनोमा आया है। ठीक है, बायोप्सी में आया है मेडुलरी कार्सिनोमा। व्हाट इज द मैनेजमेंट फॉर दिस पेशेंट? इस पेशेंट के लिए क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है? चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राइट हेमीथायरॉयडेक्टोमी। सेकेंड ऑप्शन है टोटल थायरॉयडेक्टोमी विथ सेंट्रल नोड डिसेक्शन। थर्ड जो ऑप्शन है वो है हम लोगों का टोटल थायरॉयडेक्टोमी विथ लेटरल एंड सेंट्रल नेक डिसेक्शन। एंड चौथा जो ऑप्शन है वो है हम लोगों का टोटल थायरॉयडेक्टोमी। इन चारों में से हम लोगों को एक एप्रोप्रिएट आंसर लेना है क्योंकि कौन सा मैनेजमेंट करेगा इस पेशेंट को जिसको ऑलरेडी मेडुलरी कार्सिनोमा डायग्नोस हुआ है बायोप्सी में। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सोचिएगा ये है मेरा हम लोगों का मतलब थायराइड। ठीक है, ये है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ये है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का शेप क्या, कौन सा शेप होता है? बटरफ्लाई शेप होता है। ठीक है, बटरफ्लाई शेप का होता है हम लोगों का थायराइड ग्लैंड। अभी ये थायराइड ग्लैंड में एक थायराइड ग्लैंड में दो पाराथायराइड ग्लैंड होता है, मतलब हम लोगों का टोटल 4 पाराथायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये है हम लोग का टोटल 4 पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये है हम लोग का पाराथायराइड ग्लैंड। अभी क्या आया है इसमें? मेल पेशेंट विथ 1.5 सेंटीमीटर नोडल इन द राइट साइड ऑफ द थायराइड। ठीक है, अभी थायराइड का राइट साइड में देखिएगा, यहाँ पे सोच लीजिएगा ये नोडल है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर नोडल ऑन द राइट साइड ऑफ द थायराइड। ठीक है, अभी ये जो आया है क्या बोला है, जब ये 1.5 सेंटीमीटर नोडल आया है उसको जब बायोप्सी किया है। ठीक है, बायोप्सी करने के बाद आया है क्या है? मेडुलरी कार्सिनोमा। अभी कार्सिनोमा जो आया है, ठीक है, ये है कार्सिनोमा। अभी जब कार्सिनोमा बोलेगा, अभी कार्सिनोमा में क्या होगा? ये इपिथेलियल सेल का कैंसर होता है। कार्सिनोमा मतलब इपिथेलियल सेल का कैंसर। हाँ, इपिथेलियन सेल का कैंसर, इपिथेलियन सेल कैंसर। ठीक है, अभी जिस पेशेंट को कैंसर है थायराइड ग्लैंड में तो उसमें तो हेमीथायरॉयडेक्टोमी होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब कैंसर जब होता है तब क्या होने का चांसेस रहता है? मेटास्टेसिस होने का चांसेस रहता है। ठीक है, पेशेंट को मेटास्टेसिस होने का चांसेस रहता है, मतलब मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड होने का चांसेस रहता है नियर बाय एरिया में। ठीक है, नियर बाय एरिया लिम्फ नोड हो या नियर बाय एरिया जो है वहां पे ये स्प्रेड होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तब तो हेमीथायरॉयडेक्टोमी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, अभी टोटल थायरॉयडेक्टोमी करने से भी नहीं होगा। क्यों बोलिए तो? क्योंकि ये हम लोग का राइट साइड ऑफ द थायराइड में ऑलरेडी कैंसर है, तब ये साइड में भी स्प्रेड होने का मेटास्टेसिस होने का चांसेस है। ठीक है, और एक ऑप्शन आया है हम लोगों का टोटल थायरॉयडेक्टोमी विद लेटरल एंड सेंट्रल नेक डिसेक्शन। ये भी नहीं होगा, तो हम लोगों का आंसर होगा दैट इज टोटल थायरॉयडेक्टोमी विद सेंट्रल नोड डिसेक्शन। ठीक है, टोटल थायरॉयडेक्टोमी विद सेंट्रल नोड डिसेक्शन इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया है ऑप्शन बी, दैट इज टोटल थायरॉयडेक्टोमी विद द सेंट्रल नोड डिसेक्शन। अभी इस सेशन का नेक्स्ट एमसीक्यू है A patient is coming to hospital for an MRI. ठीक है, MRI मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, मतलब किसी पेशेंट को MRI करना है। ठीक है, द नर्सिंग ऑफिसर शुड क्वेश्चन द क्लाइंट रिगार्डिंग
अभी नर्सिंग ऑफिसर इस पेशेंट को क्या क्वेश्चन करेगा? फर्स्ट है इनएबिलिटी टू मूव द फीट, सेकेंड ऑप्शन है ए टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट, देन थर्ड ऑप्शन है एलर्जीज टू एंटीबायोटिक एंड फोर्थ ऑप्शन इज हियरिंग प्रॉब्लम। इन चारों में से नर्सिंग ऑफिसर कौन सा क्वेश्चन करने वाला है पेशेंट को? ठीक है, अभी देखिए सीटी स्कैन है, एक एमआरआई है, ठीक है, ठीक है। अभी सीटी में एनसीसीटी आता है और सीसीसीटी आता है, हाँ सीसीसीटी आता है, ठीक है, सीसीसीटी मतलब कॉन्ट्रास्ट देता है, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रास्ट जो देता है सीटी स्कैन में वो सीसीसीटी बोलता है, ठीक है। अभी एक कॉन्ट्रास्ट देने का काम क्यों है? कॉन्ट्रास्ट जब देता है टू चेक एलर्जी फॉर डाई, ठीक है, टू चेक एलर्जी फ्रॉम डाई, डाई से कुछ एलर्जी है क्या उस पेशेंट को यह चेक करता है। अब भी जो एमआरआई होता है उसमें एमआरआई करने से पहले क्या चेक करना पड़ता है हम लोगों को? चेक फॉर एनी ऑर्नामेंट्स और इम्प्लांट्स, मतलब उस पेशेंट को कुछ ऑर्नामेंट्स उसने मतलब पेशेंट ने पहना है क्या, और क्या कुछ इम्प्लांट्स, जो इम्प्लांट हम लोगों को मतलब किसी सर्जरी में जो इम्प्लांट देता है वो प्रेजेंट रहता है क्या, वो हम लोगों को बिफोर एमआरआई उस पेशेंट को क्वेश्चन करना है, ठीक है। तभी हियरिंग प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन का तो आंसर नहीं होगा। इनएबिलिटी टू मूव द फीट, इस क्वेश्चन से इस ऑप्शन का भी कोई लेना देना नहीं है। एलर्जीज टू एंटीबायोटिक, अभी एंटीबायोटिक का काम ही नहीं है यहाँ पे, तो एलर्जीज ऑफ एंटीबायोटिक यहाँ पे चेक करने मतलब उसको पूछने का क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट, ठीक है। अभी जो टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट को अगर उसका कुछ हिप रिप्लेसमेंट का सर्जरी हुआ है उस टाइम में टाइटेनियम प्लेट दिया है क्या, टाइटेनियम स्क्रू दिया है क्या, उस क्वेश्चन का उस ऐसा टाइप का क्वेश्चन उस मतलब नर्सिंग ऑफिसर को पूछना है टू द पेशेंट, ठीक है। तो बिफोर डूइंग एमआरआई दे हैव टू आस्क फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स और इम्प्लांट्स दे हैव प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, दैट इज द ए टाइटेनियम हिप रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिसकैरेज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू, मतलब प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज क्यों होता है, मोस्ट कॉमनली कौन सा कॉज होता है। अभी जो यहाँ पे ट्राइमेस्टर आया है, ठीक है, तो अभी टोटल ट्राइमेस्टर होता है 3, ठीक है, टोटल ट्राइमेस्टर कितना होता है 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना होता है 0 to 12 वीक्स का, और सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 13 to 28 वीक्स का, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर होता है दैट इज 29 to 40 वीक्स, ठीक है। ये हो गया है टोटल 3 ट्राइमेस्टर, ठीक है, इन प्रेगनेंसी। तभी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन आया है फर्स्ट ऑप्शन क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, सेकेंड इन्फेक्शन, थर्ड फिब्रोइड्स, फोर्थ इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम लोग एक दो चीज देख लेते हैं। अभी देखिए ये जो हम लोग का डीएनए, ठीक है, अभी डीएनए कहां पे होता है? डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है। अभी डीएनए कहां पे प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस ऑफ सेल में ये डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अभी ये डीएनए का काम क्या है? जो डीएनए है, डीएनए का काम क्या है? डीएनए क्या स्टोर करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। तो डीएनए इज द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या स्टोर करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर, ठीक है। अभी ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या आ रहा है? जो हम लोग का क्रोमोसोमल इंफॉर्मेशन होता है वो डीएनए स्टोर करता है, ठीक है। क्रोमोसोमल इंफॉर्मेशन
डीएनए स्टोर करता है। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने देख ही लिया है। अभी इसके बेसिस में हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, अभी मिसकैरेज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू, हम लोग का आंसर होगा दैट इज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। दूसरा भी कारण रहता है, ठीक है, इन्फेक्शन भी होने से भी होता है, इनकॉम्पिटेंट सर्विस होने से भी होता है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे क्या बोला है, मोस्ट कॉमनली जो होता है वो होता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, दैट इज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज। अभी इस क्वेश्चन का बेसिस में हम लोग और थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, अभी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एबोर्शन होता है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबोर्शन व एबोर्शन। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबोर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एबोर्शन कितना वीक्स तक होता है, 12 वीक्स तक ये एबोर्शन होता है। ठीक है, अभी इसमें कारण क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ट्राइजोमी 13, 16, 21। ठीक है, 21 जो है वो होता है डाउन सिंड्रोम होता है, 21 डाउन सिंड्रोम। और जो 13 होता है ये होता है पटाव सिंड्रोम। या पटाव सिंड्रोम जो होता है कंडीशन इन व्हिच पर्सन हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13। इसमें क्या होता है, उस पर्सन को एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 13 प्रेजेंट रहता है उस, मतलब उस फीटस को या उस पर्सन को। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एबॉर्शन का जो रीजन है। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन, किसी पेशेंट को सेकेंड, मतलब किसी प्रेग्नेंट लेडी को सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन होने का कारण क्या क्या हो सकता है। उस पेशेंट में इनकॉम्पिटेंट ओएस रहता है, इनकॉम्पिटेंट ओएस होने से उसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद सेप्टेड यूटेरस होने से भी, देन बाइकॉर्नुएट यूटेरस, उसके बाद यूनिकॉर्नेट यूटेरस। ठीक है, इन सब केसेस में सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन होता है। ठीक है, और जो है एनी ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर हो या थर्ड ट्राइमेस्टर हो, ठीक है, इसमें एबॉर्शन होने का मोस्ट जो कॉमन कॉजेज रहता है वो क्या है। ठीक है, वो जो मोस्ट कॉमन रहता है लीडिंग कॉज ऑफ एबॉर्शन इन एनी केस, एनी ट्राइमेस्टर, दैट इज जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज रहता है। ठीक है, उस प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज है, उस केस में भी एबॉर्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। टॉर्च इन्फेक्शन हुआ है उस प्रेग्नेंट लेडी को, उसमें भी एबॉर्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। पेशेंट को, उस प्रेग्नेंट लेडी को हाइपोथायराइडिज्म है, देन सेफेलिस इन्फेक्शन है। ठीक है, इन सब डिजीज जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को होता है, उस केस में एबॉर्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग अभी देखेंगे। इस वीडियो को आप लोगों का फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, तब उन लोग क्या होगा, उनको भी फायदा मिलेगा और आपको भी फायदा मिलेगा। उनको क्या फायदा मिलेगा, उन लोगों को जो चीज समझ में नहीं आता है या कुछ डाउट है तो उन लोगों को उसका नॉलेज क्लियर हो जाएगा और वो सोचेगा कि आप आपका फ्रेंड का बारे में अच्छा सोच रहा है, तब वो भी आपको रिटर्न वही बैक करेगा। ठीक है, और जब दोनों फ्रेंड सेम लेवल का नौकरी मिला है, सेम इंस्टीट्यूशन में मिला है, तब तो आप लोगों का बल्ले बल्ले हो गया है। एक साथ मिलके अच्छे से नौकरी करो, अच्छे से एंजॉय करो, पैसा कमाओ, उसके बाद लाइफ अच्छा ही अच्छा है। ठीक है, और अपने मम्मी पापा का सेवा करो अच्छे तरह से। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आपका ध्यान में नर्सेस स्टूडेंट है
और नर्सेस एस्पिरेंट है और कहीं पे भी जॉब कर रहा है, उन लोगों को सेंट्रल में आना है, क्योंकि स्टेट में जितना सैलरी मिलता है सेंट्रल में उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। कोई कोई स्टेट है जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का पे इक्वल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट में स्टेट का पे सेंट्रल से कम ही होता है। तो अब जो मेरा ये चैनल में नया है, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों को फ्रेंड लोगों को साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अट्रैक्टिव एमसीक्यूज लाने के लिए, ठीक है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन प्रोवाइडिंग केयर टू ए पेशेंट विथ हेमोरेजिक शॉक, ठीक है, किसी पेशेंट को हेमोरेजिक शॉक हुआ है, उसको आप प्रोवाइड कर रहा है। हाउ शुड द नर्सिंग ऑफिसर पोजीशन द क्लाइंट, ठीक है। अभी किसी पेशेंट को हेमोरेजिक शॉक है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप उस पेशेंट को कौन सा पोजीशन देने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन है फ्लैट इन बेड विथ लेग्स एलिवेटेड, देन टेंडलबर्ग पोजीशन, देन फ्लैट इन बेड और सेमी सिटिंग पोजीशन, ठीक है। किसी पेशेंट को हेमोरेजिक शॉक है तभी आप उसको कौन सा पोजीशन देने वाले हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर। व्हाट इज योर व्हाट पोजीशन यू विल गिव टू द पेशेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फ्लैट इन बेड विथ लेग्स एलिवेटेड, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्लैट इन बेड विथ लेग्स एलिवेटेड है। यह है हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट सेकंड प्रायोरिटी में आप कौन सा पोजीशन रखने वाले हैं, तो टेंडलबर्ग पोजीशन जो है उसको आप सेकंड प्रायोरिटी में रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा हम लोगों का फ्लैट इन बेड विथ लेग्स एलिवेटेड। तब क्या होगा, लेग्स एलिवेटेड होने से वेनस रिटर्न आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो हेमोरेजिक शॉक बोला है, तो अभी हम लोग थोड़ा शॉक का टाइप के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी शॉक टाइप में, ठीक है, ये शॉक टाइप। अभी एक शॉक है हम लोगों का हाइपोवोलेमिक और हेमोरेजिक शॉक, ठीक है। हाइपोवोलेमिक और हेमोरेजिक शॉक, ठीक है। अभी हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, ठीक है, उसमें परफ्यूजन पोर रहता है। क्यों परफ्यूजन पोर ड्यू टू ब्लड लॉस, ठीक है। अभी उस पेशेंट को ब्लड हुआ है इसलिए उसमें परफ्यूजन पोर है, ठीक है। अभी जब परफ्यूजन पोर होगा उसमें क्या होगा, बॉडी कोल्ड रहेगा, ठीक है। उस पेशेंट का बॉडी कोल्ड रहेगा। तो इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक या हेमोरेजिक शॉक, उसका हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज कोल्ड शॉक, ठीक है। हम लोग इसको कोल्ड शॉक भी बोलते हैं, ठीक है। अभी जो साइनम सिम्टम है ये हेमोरेजिक शॉक का या हाइपोवोलेमिक शॉक का, साइनम सिम्टम में क्या है, इसमें हम लोगों का बीपी क्या हो जाता है, बीपी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बीपी डिक्रीज हो जाता है और पल्स रेट जो है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है और उसमें क्या रहता है, सेंट्रल वेनस प्रेशर, ठीक है। सेंट्रल वेनस प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। और फ्लैट नेक वेन होता है, वेन होता है, ठीक है। फ्लैट नेक वेन प्रेजेंट रहता है और सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन रहता है जिस पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है उसके साथ उसके पेशेंट का फ्लूइड लॉस भी हुआ है, उसमें उसको क्या हो सकता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है, सीवियर डिहाइड्रेशन साइन रहता है उस पेशेंट को, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा है कि हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में हम लोगों ने देखा है, हाइपोवोलेमिक या हेमोरेजिक शॉक या कोल्ड शॉक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभी हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप का शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक,
हेमोरेजिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है। अभी हम लोग न्यूरोजेनिक शॉक के ऊपर देखेंगे। न्यूरोजेनिक शॉक, यह जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें क्या रहता है, जिस पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है आप उसका मतलब उस पेशेंट को किसी पेशेंट आपके यहाँ पे आया है विद कंप्लेन ऑफ शॉक, तभी उसको कैसे आप मतलब डिस्क्राइब करेंगे कि ये हाइपोवोलेमिक शॉक है या हेमोरेजिक शॉक है या कोल्ड शॉक है या न्यूरोजेनिक शॉक है या कार्डियोजेनिक शॉक है। तभी न्यूरोजेनिक शॉक में क्या रहता है, उस पेशेंट को हाइपोटेंशन रहता है, ठीक है, हाइपोटेंशन रहता है उस पेशेंट को, ठीक है। और उसमें क्या रहता है, ब्रेडिकार्डिया रहता है, ब्रेडिकार्डिया प्रेजेंट रहता है न्यूरोजेनिक शॉक में, और उसका सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जब सिम्टम्स शो करेगा किसी पेशेंट को, उसको आप डायग्नोस कर सकता है कि उस पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एमसीक्यू है, another name of Leber's nerve for which nerve, ठीक है, मेडियन नर्व, देन ऑप्शन है रेडियल नर्व, ऑप्शन है ऑक्सिलरी नर्व, देन है अल्नर नर्व। इसमें से कौन सा नाम है, लेबरर नर्व का कौन सा दूसरा नाम है, ठीक है। तभी ये जो अल्नर नर्व हुआ है, अगर उस अल्नर नर्व को कॉम्प्रेशन हो गया है, कॉम्प्रेशन हो गया है, तो उसको क्या हो सकता है, अगर अल्नर नर्व कॉम्प्रेशन हो गया है तब उसको हो सकता है अल्नर ड्रेफ्ट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। अभी ये जो ऑक्सिलरी नर्व है, ऑक्सिलरी नर्व होता है रिलेटेड टू, मतलब उस पेशेंट को कॉम्प्रेशन हुआ है तो रिलेटेड टू क्या है, क्रच वॉकिंग, क्रच वॉकिंग, ठीक है। अभी ये जो ऑक्सिलरी नर्व है, क्रच वॉकिंग में बोला है मैंने, तो इसमें किसी पेशेंट अगर शॉर्ट टाइम के लिए क्रच यूज करता है तो उसमें वो कौन सा क्रच यूज करता है, ऑक्सिलरी क्रच को मोस्टली यूज करता है, ठीक है। ये अनदर क्वेश्चन है, ठीक है, अनदर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तभी ये जो रेडियल नर्व हुआ है उसमें वो रेडियल नर्व रिलेटेड टू क्या होता है, रिस्ट ड्रॉप, रिलेटेड टू रिस्ट ड्रॉप होता है, ठीक है। अभी ये जो मीडियन नर्व है, अगर मीडियन नर्व का कॉम्प्रेशन हो जाता है तब क्या होता है, ठीक है, मीडियन नर्व का कॉम्प्रेशन हो गया है तो उसमें क्या हो सकता है, शोज क्या करता है, रिलेटेड टू कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ठीक है, सीटीएस होने का चांसेस है, मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम होने का चांसेस है। देन एपिथम जो होता है, एपिथम ये क्यों होता है, रिलेटेड टू मेडियन नर्व, एपिथम भी रिलेटेड टू मेडियन नर्व है। देन सीटीएस मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम भी रिलेटेड टू मेडियन नर्व है। देन अल्नर ड्राफ्ट रिलेटेड टू अल्नर नर्व है। क्रच वॉकिंग इज रिलेटेड टू ऑक्सिलरी नर्व है, और रेडियल नर्व तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है रिस्ट ड्रॉप के लिए। तब इस क्वेश्चन का जो आंसर है होगा ए, दैट इज मेडियन नर्व इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग ये वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। आप सब, आई होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आप लोगों का फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय अखम।